नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का फिर से स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। और आज जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या दूसरे एग्जाम्स में आए हुए भारतीय इतिहास पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि जो हमारा जो इतिहास वाला टॉपिक था वो समाप्त हुआ। और उसके बाद में हम एमसीक्यू लेकर के आए हैं आपके लिए। और इसमें आपको 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू मिलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से ही ये क्वेश्चन जो है आपके लिए गए हैं। तो आपको ये आप जो प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें और देखें और इनको याद करने की कोशिश करें ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको मदद मिल सके। आप सभी साथियों से एक निवेदन है कि आप सभी साथी हमारे चैनल को, आपके जो ये एग्जाम का चैनल है हमारा आपका सबका, और इसको आप सब्सक्राइब करें। जिन साथियों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें और एक कमेंट जरूर करें। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि आज क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन है। तो आपको पहले क्वेश्चन से लेकर के 50वें क्वेश्चन तक वीडियो में बने रहना है ताकि आप जो है पूरी चीजों को समझ सकें। इसी के साथ में शुरू करेंगे आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। और हमसे जुड़ने के लिए आपकी किसी भी प्रकार का जैसे पीडीएफ हो गया या फिर आपका करंट अफेयर्स के लिए है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अगर जुड़ना है हमसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे। और बहुत सारी चीज़ें, वन लाइन क्वेश्चंस हो गए, आपके पीडीएफ्स हो गई, जो करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो हो गई, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो शुरू करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन को। तो आपका पहला क्वेश्चन है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश से क्रांतिकारी नेता कौन थे, मतलब कौन था। यानी कि जो 1857 का हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसमें हमने आपको बताया था कि बहुत सी जगह से अलग अलग लोगों ने क्या किया था, नेतृत्व किया था इस संघर्ष का। तो आपको बताना है कि जो बरेली था, बरेली से किसने क्या किया था, आपका नेतृत्व किया था। नाना साहेब ने, खान बहादुर खान ने, हजरत महल ने या फिर कुंवर सिंह। तो आपको पता था नाना साहेब ने कानपुर से, कहां से, कानपुर से। हजरत महल ने लखनऊ से, कहां से, लखनऊ से। अच्छा, कुंवर सिंह है, इन्होंने बिहार के जगदीशपुर से। आप बिहार लिख लीजिए, बिहार के जगदीशपुर, अगर आपसे पूछे तो जगदीश। अब बचा कौन, आपका खान बहादुर खान। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बरेली से किसने नेतृत्व किया था, खान बहादुर खान ने। किसने किया था, आपका खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है इखलास खान का मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है। इखलास खान का मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है। मेरठ, सहारनपुर, झांसी या फिर बदायूं। आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मेरठ, ऑप्शन नंबर बी है सहारनपुर, ऑप्शन नंबर सी है झांसी और ऑप्शन नंबर डी है बदायूं। तो जो इखलास खान जी हैं, जो इखलास खान जी थे, इनका मकबरा कहाँ पे स्थित है, इनका मकबरा स्थित है आपका बदायूं में। कहाँ पे स्थित है, आपका बदायूं जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है। और ये प्रश्न आपका आया हुआ है एग्जाम में कि इखलास खान का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इनका मकबरा जो है आपका बदायूं में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। लखनऊ 4 जून 1857, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी झांसी 11 मई 1857, मेरठ 10 मई 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857। तो आपको बताना है कि इनमें से ये आपकी डेट दी गई हैं जब 1857 का जो संग्राम हुआ था
उसमें किस दिन कहाँ से संघर्ष की शुरुआत हुई थी, इससे रिलेटेड ये आपका प्रश्न है, तो आपको बताना है। तो लखनऊ 4 जून 1857, ये सही है। झांसी भी सही है, मेरठ भी सही है। और ये जो बैरकपुर है ये 29 मार्च 1857, ये आपका क्या है, गलत है। ये आपका क्या है, गलत है। तो आपको याद रखना है लखनऊ से 4 जून 1857, झांसी से 11 मई 1857, मेरठ से 10 मई 1857 और बैरकपुर 29 मार्च 1857 क्या है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने बनारस के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? आपको इतना याद रखना है कि कौन सा मुगल शासक था जिसने, जो विद्वान थे कविंद्र आचार्य सरस्वती यानी आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। अब आपको बताना है किसने किया था, तो कौन सा मुगल शासक था? हुमायूं था, जहांगीर था, अकबर था, या फिर आपका शाहजहां था? किसने इसको प्रदान किया था, इनको प्रदान किया था राजकीय संरक्षण? तो इन्हें प्रदान किया था आपका शाहजहां ने। किसने प्रदान किया था? शाहजहां ने। तो याद रखना है जो विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती थे इनको राजकीय संरक्षण प्रदान किया था आपका शाहजहां। अगला प्रश्न, अगला है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या फिर आपका उत्तर प्रदेश। तो जो मांडी स्थल है, ये मांडी स्थल ये आपका कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में और क्या है? आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर है। ये किस नदी के किनारे? आपके हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे। तो आपको याद रखना है कि जो मांडी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वो कहाँ पे स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी या फिर लखनऊ। तो आपको याद होगा कि जो राम प्रसाद बिस्मिल है इनको जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी आपकी गोरखपुर जेल में। किस जेल में? गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न, अगला है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बनारस विद्रोह हुआ था उस समय पे अंग्रेजों के खिलाफ, तो इसका नेतृत्व किसने किया था आपको ये बताना है। शुजाउद्दौला ने, या फिर आसफउद्दौला, राजा चेतन सिंह या फिर राजा महीप नारायण सिंह। शुजाउद्दौला इन्होंने भी नहीं किया, आसफउद्दौला ने भी किया, इनके नेतृत्व किया था राजा चेतन सिंह ने। किसने? राजा चेतन सिंह ने, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो बनारस विद्रोह था जिसे बनारस विद्रोह के नाम से जाना जाता है, इसका नेतृत्व आपका किसने किया था? राजा चेतन सिंह ने। किसने किया था? राजा चेतन सिंह ने। अगला प्रश्न, किस वर्ष उत्तर प्रदेश का प्रयास संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? किस वर्ष उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र, ये कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जो क्षेत्र था, बंगाल, पहले जो हमारा क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का, ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, लेकिन किस वर्ष में क्या किया गया? इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से निकाल के क्या कर दिया गया? एक नई प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, आगरा प्रेसिडेंसी। कौन सी? आगरा प्रेसिडेंसी। और ये आगरा प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आया था। तो आपको बताना है 1832 में, 1833 में, 1834 में या फिर 1835 में। तो ये हुआ था आपका 1834 में। किसमें? 1834 में उत्तर प्रदेश जो है राज्य, जो वर्तमान में है, इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से निकाल के कहां कर दिया गया था? आपका आगरा प्रेसिडेंसी में कर दिया गया था। हम आपको डिटेल इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये सारी अभी आपने पिछली ही क्लास में पढ़ा हुआ है, इसलिए सिर्फ आपको प्रश्न दिखा रहे हैं और प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, जिससे कि आपका रिवीजन होता चले, क्योंकि भी आप पीछे ही इन सब चीजों को क्या है पढ़ चुके हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित है? आपको बताना है 6, 7, 8 या फिर 9।
तो अब हमने कितने बताए थे, तो कितने हैं, 8। महाजनपदों की चर्चा कहाँ थी, अगर आपसे पूछें, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ किसमें, अंगुत्तर निकाय में, किसमें, अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ कौन सा था, जैन ग्रंथ था आपका भगवती सूत्र। कौन सा था, भगवती सूत्र। कौन सा, भगवती सूत्र। हमने आपको जो महाजनपद लिखाए थे जो उत्तर प्रदेश में थे, उनकी राजधानियां भी आपको लिखाई थी, वो भी आपको याद रखनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिवेशन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, निम्नलिखित में अधिवेशनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मेरठ का अधिवेशन 1946, ये सही है। कानपुर का अधिवेशन 1925, इसकी आपकी अध्यक्षता किसने की थी, सरोजिनी नायडू ने, ये भी सही है। और लखनऊ का 1917 में, ये गलत है, क्योंकि लखनऊ वाला कब हुआ था, 1916 में। कब हुआ था, 1916 में। और यहीं पे कौन मिले थे, बिहार के किसान रामचंद्र शुक्ल मिले थे, किससे, गांधी जी से मिले थे। और उन्होंने गांधी जी से कहा था कि आप बिहार आइए और एक सत्याग्रह कीजिए, क्योंकि वहां पे अंग्रेजों के द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। उन्हें जबरदस्ती क्या, नील उगाने पर जो है मजबूर किया जा रहा है। और तिनकठिया, क्या एक नियम चलता था, तिनकठिया नियम चलता था, उससे आप उन्हें बचाइए। और जो बनारस में अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, 1905 में। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो। जो प्रयागराज का किला है उस पर अंग्रेजों ने कब अपना जो है अधिकार कर लिया था, ये आपको बताना है। 1790, 1792, 1796 या फिर 1797 में आपको बताना है। तो जो प्रयागराज किले पे जो है अंग्रेजों ने अधिकार कब किया था, तो प्रयागराज किले पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था आपका 1797, यानी कि 1797 में अंग्रेजों ने प्रयागराज के किले पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश में पहले गवर्नर कौन थे। स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश में पहले गवर्नर कौन थे। अब देखिए, ये हमने आपको बताया, कई बार प्रश्न कराया है, लेकिन इसमें क्या किया है, लैंग्वेज को घुमा दिया है। कहा है कि स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत का मतलब ये होगा 1947 के बाद का भारत। क्या, 1947 के बाद का भारत। उत्तर प्रदेश के प्रथम गवर्नर, अब प्रथम गवर्नर कौन थे, थी नहीं लिखा, कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1947 में जब देश आजाद हुआ उसके बाद में उत्तर प्रदेश का पहला गवर्नर कौन बना था, सरोजिनी नायडू। कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। और ये जो है देश की प्रथम, देश की प्रथम महिला गवर्नर भी थी। कौन, महिला गवर्नर भी थी। आपको याद रखना है, अगर पूछे देश की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो आपको बताना है सरोजिनी नायडू। या फिर आपका उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो वो भी जो है आप कौन है, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। जो शासन और प्रशासन व्यवस्था होती थी आपके मौर्य काल में, उसमें एक अधिकारी होता था जिसका नाम होता था एग्रोनोमी। जैसे हमारे यहाँ अधिकारी होते हैं, एसपी होता है, डीएसपी होता है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग उसके आपके उच्च कोटि के अधिकारी होते हैं, एसपी, डीएसपी, डीएम, एसडीएम। तो वहीं पे उस समय पे क्या है, एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था एग्रोनोमी। क्या था, एग्रोनोमी। उस अब पूछ रहा है कि मौर्य काल में जो एग्रोनोमी अधिकारी हुआ करता था उसका जो संबंधित क्षेत्र था वो कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए, मापतौल, यानी को मापतौल अधिकारी था, प्रशासन प्रबंधन अधिकारी था, मार्ग निर्माण अधिकारी था, या फिर आपका राजस्व प्रबंधन अधिकारी था। तो ये आपको बताना है। जो एग्रोनोमी अधिकारी है ये कौन थे, ये आपके थे वर्तमान में नितिन गडकरी साहब। नितिन गडकरी मतलब आपका मार्ग निर्माण, कौन सा, मार्ग निर्माण अधिकारी हुआ करते थे एग्रोनोमी। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा जाता है। जो हमारी पुराणे हैं उनमें किस वंश के शासकों को क्या कहा जाता है, श्री पर्वतीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, श्री पर्वतीय कहा जाता है।
ऑप्शन ए वाकाटक वंश, ऑप्शन नंबर बी इक्ष्वाकु वंश, ऑप्शन नंबर सी शक और ऑप्शन नंबर डी है आपका खारवेद। तो जो श्री पर्वती कहा जाता है पुराणों में, वो आपका कहा जाता है इक्ष्वाकु वंश के। किसके? इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश, ये इस तरह से लिखा जाएगा। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को जो है क्या कहा जाता था? श्री पर्वती कहा गया है। कहां पे? पुराणों में। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था थी, हाँ। ऋग्वैदिक समाज में चरागाह, ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में कृषक, ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण थी, नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता जो कहती थी नगर, शहरी कह लीजिए या फिर नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। आपको हमने बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। कैसी? नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल में कृषक, ऋग्वैदिक काल में चारागाह और मध्य काल में कैसी व्यवस्था थी? जमींदारी व्यवस्था हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? आपको बताना है कि एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल कहाँ निकले हैं। हमने आपको बताया था कि एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल कहाँ निकले हैं। ऑप्शन नंबर ए सरायनाहर से, ऑप्शन नंबर बी आपका दमदमा से, ऑप्शन नंबर सी मदहदा से और ऑप्शन नंबर डी है आपका लंगनाज से। लंगनाज से। तो आपको बताना है एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहां से निकले थे? तो आपको हमने बताया था दमदमा से। कहां से? दमदमा से। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहां से निकले थे? दमदमा से। कहां से? दमदमा से। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, अगला है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? कौन था आपका? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर श्रीगुप्त? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर श्रीगुप्त, कौन था? आपको बताना है कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी। तो परम भागवत की उपाधि आपकी धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। क्या? पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था आपका? चंद्रगुप्त प्रथम जो था, इसने क्या हुआ था कि सबसे पहला गुप्त शासक है जिसने क्या किया था? सिक्के जारी किए थे। आप ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है कि जो गुप्त शासक जो कौन सा था जिसने सिक्के जारी किए थे, वो था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ था, किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? यानी कि जो सिक्के होते हैं, आपने देखा होगा जो वर्तमान में सिक्के चलते हैं, किसी पे दुर्गा जी की फोटो होती है, किसी पे आपका किसी दूसरे भगवान की फोटो, गणेश लक्ष्मी भी बनी होती, अंकन होता है उनका। तो उसी तरह से उस समय पे किसने वो सिक्के चलाए थे जिसपे बुद्ध का अंकन, यानी कि बुद्ध की जो प्रतिमा है या बुद्ध का जो अंकन है वो मिलता है। तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका है ब्यूम कड़फिशस, कनिष्क, नहपान या फिर बुद्ध गुप्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका विन कटफिशस, बी कनिष्क, सी नहपान या फिर बुद्ध गुप्त। जो बुद्ध के अंकन वाले जो सिक्के हैं वो कनिष्क कनिष्क ने चलाए थे। किसने चलाए थे? कनिष्क के जो सिक्के थे, उनके जो सिक्कों पे क्या था आपका? बुद्ध का अंकन था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बुद्ध के अंकन वाले सिक्के किसने चलाए थे? कनिष्क के शासनकाल में। किसमें? कनिष्क के शासनकाल में चलाए गए। अगला है, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी?
जो हर्ष थे, हर्षवर्धन, इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, ये आपको बताना है। पहला प्रयागराज में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा कन्नौज में और चौथा है आपका राजगृह में। तो जो हर्ष थे यानी कि जो हर्षवर्धन थे, इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था कन्नौज को। कहाँ बनाया था आपको? कन्नौज को। तो याद रखना है आपका जो कन्नौज है वो सही जवाब हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? जो पुष्यमित्र शुंग हुआ उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। अब बात यह है कि इसकी जानकारी हमें किस लेख से मिलती है, क्योंकि जो पुराने समय में जो राजा होते थे, जो शासक होते थे, वो क्या करते थे, अब उनके पास कोई गूगल बाबा तो थे नहीं कि आप उस पर डाल दिया तो आप कभी भी सर्च कर लीजिए गूगल पे। तो लोग क्या करते थे, आप लेख लिखवाते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े पत्थरों पर कुछ लिखा होता है। आप, हो सकता है आपकी गली के बाहर एक पत्थर लिखा हो और लिखा हो कि गली का निर्माण मोहम्मद सलीम पार्षद के द्वारा फला फला सन में, उद्घाटन फलाने नेताजी के द्वारा। तो ये क्या होते थे, इसी तरह के पुराने समय में शिलालेख होते थे। तो वो बड़े बड़े शिलाओं पे लिख दिया करते थे। वैसे तो शिलालेख होते थे आपके स्तंभ लेख होते थे और गुफा लेख होते थे, गुहा लेख होते थे। तो उस समय पे क्या था, ये लोग लिख देते थे कि फला राजा ने फला काम किया था। तो यही बात पूछी गई है कि पुष्यमित्र सिंह के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है सारनाथ लेख से, ऑप्शन नंबर बी बेसनगर लेख से, ऑप्शन नंबर सी अयोध्या लेख से और ऑप्शन नंबर डी आपकी हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो आपको बताना है वो कौन सा हो जाएगा। तो जो अश्वमेध यज्ञ के बारे में जो जानकारी वो मिलती है अयोध्या के अभिलेख। किससे? अयोध्या अभिलेख से ये जानकारी मिलती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो प्रतिहार थे, पाल थे, राष्ट्रकूट थे, चोल नहीं थे। तो यही आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जो आपका त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था इसमें ये 3 लोग लड़ रहे थे। कौन? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। कौन? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीनों ही आपस में लड़ रहे थे। चोल इसमें सम्मिलित नहीं थे। तो ये आपको याद रखनी है ये बात। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर महि। तो जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय था इसके आपके संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। ऑप्शन बी आपका सही है। जो धर्मपाल थे वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, पुरा पाषाण काल युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? आपको ये बात याद रखनी है, बतानी है कि जो पुरा पाषाण काल में हड्डी की बनी जो मातृ देवी की प्रतिमा है ये आपका कहां से प्राप्त हुई है, ये बताना है आपको। ये आपकी प्राप्त होती है कहां से? बेलन घाटी से। कहां से प्राप्त होती है आपकी? बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ है? बेलन घाटी आपकी है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अब सोन नदी घाटी आपकी कहाँ है? तो सोन नदी घाटी आपकी है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नर्मदा घाटी ये भी मध्य प्रदेश में है और जो गोदावरी घाटी है ये आपकी महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये भी आपको याद रखना है। तो पूरा पाषाण काल युगीन जो है हड्डी की बनी मातृ देवी की जो प्रतिमा मिली थी वो कहां से मिली थी? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मिली थी। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? यह आपको बताना है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या फिर बलबन। तो इसमें कौन हो जाएगा प्रथम मुस्लिम शासक? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक आप कौन था? मुस्लिम शासक था जो कि दिल्ली का प्रथम शासक हुआ करता था। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन ये सब क्या हुआ? इन्होंने बाद में दिल्ली सल्तनत पर क्या किया? शासन किया। अगला प्रश्न, किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया? एक बहुत
प्रसिद्ध त्योहार है फारसी लोगों का। किसका? फारसी लोगों का। और इसका नाम क्या है? नवरोज। क्या है? नवरोज। अब पूछ रहा है कि किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया था? नवरोज को किसने आरंभ करवाया था? बताइए। जो आपका नवरोज त्योहार है, इसे किसने आरंभ करवाया था? आपके बलबन ने। किसने? बलबन के द्वारा इस त्योहार को मनाया गया था, यानी कि इसका आरंभ करवाया गया था। ये आपको याद रखना है कि पहले तो नवरोज त्योहार किसका है? फारसी लोगों का है। इसकी शुरुआत बलबन ने करवाई। किसने? बलबन ने करवाई थी। और बलबन दिल्ली का शासक था, दिल्ली सल्तनत का। अगला प्रश्न है, चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? यानी कि जो चंगेज खान था वह भारत की उत्तर पश्चिम सीमा का मतलब ये होगा अफगानिस्तान के रास्ते। क्योंकि आपको पता होना चाहिए नीचे से कोई आ नहीं सकता, क्योंकि वहां पे क्या है? समंदर है। और ये लोग कहाँ से आए? मैक्सिमम जितने भी आक्रांता आए, जितने भी आक्रमणकारी आए, वो हमारे उत्तर पश्चिमी सीमा से आए। क्योंकि पाकिस्तान पहले तो अपना हिस्सा था। अब उसके बाद में जो आपका हिंदू कुश पर्वत है, उसको लांग के क्या पड़ा जाता है? आपका अफगानिस्तान। पहले अफगानिस्तान भी हमारा हुआ करता था। फिर अफगानिस्तान के और पीछे चले जाए तो आपके ईरान, इराक, उस तरफ से क्या है? आक्रांता आए। कहाँ से? उत्तर पश्चिम, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से आए। और जो चंगेज खान था वो जब आया, तब उस समय पे क्या था? किसका काल था? अलाउद्दीन खिलजी का था, इल्तुतमिश का था, बलबन का था, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का था? ये आपको बताना है। जब चंगेज खान आया था तो शासन कौन कर रहा था? आपका इल्तुतमिश। कौन कर रहा था? इल्तुतमिश आपका शासन कर रहा था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो किसने? अब डायरेक्ट पूछता है कि रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन सा था? तो वो कौन था? आपका बलबन। कौन? बलबन। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी इसने। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ, टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? आपको ये बताना है कि टोपरा अभिलेख तथा मेरठ अभिलेख, जो दो अभिलेख हैं, ये किसके हैं? पहले तो ये अशोक के हैं। और इन लेखों को दिल्ली कौन लाया था? कौन? दिल्ली कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह तुगलक, या फिर सिकंदर लोधी? तो जो टोपरा का अभिलेख था और जो मेरठ का स्तंभ लेख था, इसे फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ पे स्थापित कराया? दिल्ली में। कहाँ पे स्थापित कराया? आपका दिल्ली में। तो आपको याद रखना है कि टोपरा टोपरा स्तंभ लेख और मेरठ स्तंभ लेख, इसे दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, या कथन किसका? ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ। बताए। कबीर का, रामानंद का, रामानुज का, या फिर चैतन्य? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या फिर जाति ना पूछे, ये किसने कहा था? ये कहा था रामानंद जी ने। किसने? रामानंद जी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो है, किसी भी व्यक्ति का उससे धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब क्या है? जहां अब आगरा है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोधी, या फिर सिकंदर लोधी? फाइनली कुल मिला के प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आगरा नगर को किसने बसाया, या आगरा का स्थापना किसने किया? तो हमने आपको बताया था कौन? सिकंदर लोधी। कौन? सिकंदर लोधी। इसी तरह से क्या है, एग्जामिनर आपको क्या करता है? लैंग्वेज में घुमा देता है। ठीक है, किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा? अब बताइए, आप भूल गए कि नगर दूसरा है और उसकी जगह पे आगरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगरा के बारे में ही पूछ रहा है। तो आगरा को किसने बसाया था? आगरा को बसाया था आपका सिकंदर लोधी ने। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, अगला है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, यानी कि जब अकबर का काल चल रहा था, जब अकबर का शासन चल रहा था, उस समय पे जो सैन्य व्यवस्था थी वो किस तरह की थी? मनसबदारी थी,
जमींदारी थी, सामंतवादी थी, या फिर आईने तहशाला, किस तरह की आपकी व्यवस्था थी, ये आपको बताना है। अकबर ने क्या किया था, अगर आपने पढ़ी होगी इससे आपको पता होगा, अकबर ने मनसब रखे थे। कितने क्या रखे थे, मनसब। और ये मनसबदारी व्यवस्था थी कि हम भाई तुमको इतने मनसब देते हैं और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो आपको क्या है, लड़ने आ जाना है हमारे लिए। तो अकबर के समय पे सैन्य व्यवस्था कैसी थी, मनसबदारी व्यवस्था थी। अगला प्रश्न, किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। ये जो प्रश्न है इसमें भी आपको क्या किया गया, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में घुमाया गया है। अब तो आपको पता होगा कि प्रथम बार तोपें किस युद्ध में यूज की गई थी, बताइए किसमें युद्ध की गई थी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। और अब इधर कौन लड़ रहा था, ये आप बताना है आपको। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसे हटाने के लिए उसके चाचा बहलोल लोधी, इधर राणा सांगा, और इन लोगों ने, इन सब लोगों, दो तीन लोगों ने मिलकर क्या किया था, एक षड्यंत्र रचा था कि आप आइए और दिल्ली का ये सुल्तान है इसे हटाइए और क्या करिए, इसके पास बहुत पैसा है, लूट के ले जाइए। प्रथम बार तोपों का उपयोग किसमें किया गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा। प्रश्न संख्या 34 प्रश्न है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। अकबर ने एक अवधारणा अपनाई थी जिसका नाम था सुलह कुल। किसी राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, या फिर उपरोक्त सभी, ये आपको बताना है। तो जो सुलह कुल की अवधारणा थी वो इन तीनों पर आधारित थी, यानी कि उपयुक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। राजनीतिक उदारता भी इसमें शामिल थी, धार्मिक सहनशीलता या धार्मिक सहिष्णुता भी शामिल थी, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है आपका जवाब हो जाएगा। अगला है, 1857 के संग्राम में कौन इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहा था। इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था, नाना साहब नहीं, अजीमुल्ला नहीं, टाटा टोपे नहीं, कौन, मौलवी लियाकत अली। कौन, मौलवी लियाकत अली 1857 के संग्राम में इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम किसे भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने जो है जब जहांगीर था उसके दरबार में सर्वप्रथम किसको भेजा था, टॉमस रो, वास्को डी गामा, कैप्टन हॉकिंस, या फिर जॉब चार्नर। आपको याद होगा कि जहांगीर के दरबार में कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस। कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी सी और डी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सी सही हो जाएगा। कौन सा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम किसे भेजा था, कैप्टन हॉकिंस। इस तरह से भी पूछ सकता है कि जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम कौन सा विदेशी यात्री गया था, तो आपको बताना है कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, अगर पूछे तो 1924 में की गई थी। कहाँ की गई थी, तो आपकी कानपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी, कानपुर में। और 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने इसमें क्या जोड़ दिया था, सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया था। क्या, सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया था, सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया था 1928 में। और कहां पर, दिल्ली में। दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में। कहां पे, फिरोजा कोटला मैदान में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी कानपुर में। कहां पे, कानपुर में। ये बात आपको याद रखनी है। और कब की गई थी, 1924। कब, 1924। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। जीनत महल ने, नाना साहब ने, बेगम हजरत महल ने, या फिर तात्या टोपे ने। तो आपको याद होगा कि जो लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल। किसने, बेगम हजरत महल ने क्या किया था, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था इसमें नेतृत्व लखनऊ से किया था। प्रश्न संख्या 39, यह है, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में कब आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था, क्या देवबंद आंदोलन 1900 में, 1888 में,
1885 में या फिर 1866 में? तो ये जो शुरू हुआ था आपका 1866 में देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में, कोलकाता में, लखनऊ में या फिर पटना में? तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था आपका लखनऊ में। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? सबको पता होगा, कानपुर में नहीं हुई, लखनऊ में नहीं हुई, सहारनपुर में नहीं हुई, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। कहाँ पे? अल्फ्रेड पार्क में। अंग्रेजों से इनकी मुठभेड़ होती है और इनके पिस्टल में सिर्फ एक गोली बचती है। इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के पास वो गोली नहीं बनी है जो हमें भेद सके, और इन्होंने क्या किया था, लास्ट जो गोली थी वो अपने खुद मार ली थी और शहीद हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? आलमगीरपुर, हुलास, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये भी आपका स्थित है, ये भी आपका स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हमने अभी आपको कौन सा बताया था? मांडा, या मांडा या मांडी, ये स्थान भी कहाँ पे स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, हड़प्पा सभ्यता। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? आपको बताना है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरियों का प्रबंध या फिर ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां क्या थी? बहुत गड़बड़ थी। उधर हड़प नीति चल रही थी, किसी को भी कुछ भी करते थे, किसी से भी कुछ भी दबाव करके काम कराते थे। तो ये सब क्या था? आपका क्रांति का प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? कहां से प्रारंभ हुई थी आपकी? मेरठ से। कहां से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। हमने आपको बताया था कि मेरठ से जो है सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत हुई थी, और आगे बढ़ते हुए यहाँ के जो इन्फेंट्री के लोग, जो जवान थे, उन्होंने आगे बढ़ते हुए दिल्ली तक ये पहुंच गए और दिल्ली पे कब्जा करके किसे? बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्या किया था इन्होंने? आपका शासक घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था इसका? यूरोज का, गफ का, नील का या फिर हैवलॉक का? कौन सा था वो? यूरोज का। रानी लक्ष्मीबाई जो अंतिम युद्ध था इनका किससे हो रहा था? यूरोज। किसका? किससे हो रहा था? यूरोज से हो रहा था, और वो शहीद हो गई थी, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? कुंवर सिंह नहीं, मौलाना अहमद शाह नहीं, बिजलिस कादिर नहीं, कौन से? खान बहादुर खान। यानी कि ये हमको लग रहा है कि ये वाला प्रश्न जो है रिपीट हो, कोई बात नहीं। अगला है, वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, जो लक्ष्मीबाई है इनकी जन्मस्थली क्या है? तो इनकी जो जन्मस्थली है आगरा नहीं, झांसी नहीं, झांसी की रानी थी लेकिन इनकी जन्मस्थली झांसी नहीं थी, इनकी जन्मस्थली कहाँ थी? वाराणसी। कहाँ पे थी? वाराणसी इनकी क्या थी? जन्मस्थली थी। किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की। अगला प्रश्न है, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्ला, बिजलिस कादिर या फिर तात्या टोपे या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इनका जो कमांडर इन चीफ था वो कौन था? तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे नाना साहब के कौन थे? कमांडर इन चीफ थे। अगला प्रश्न और आज की क्लास का सेकंड लास्ट प्रश्न है,
तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। सर्वाधिक संख्या कहां से थी? बंगाल से, अवध से, बिहार से या फिर राजस्थान से? इसका सही जवाब हो जाएगा अवध से। 1857 संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की जो सर्वाधिक संख्या थी वो अवध क्षेत्र से थी। अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन में उत्तर प्रदेश भी लिखा हो तो वहां पे आपका ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? सही हो। आज का अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? अब रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? कुंवर सिंह का नहीं, नाना साहेब का भी नहीं, मंगल पांडे का भी नहीं। किसका नाम था? तात्या टोपे का। किसका? तात्या टोपे का क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। ये आपके आज की क्लास के 50 प्रश्न पूरे होते हैं। अगले 50 प्रश्न आपको अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग मेहनत से पढ़िए, आप वीडियो को शेयर करिए, आप चैनल को आप ग्रो कराइए और जो है अपने दोस्तों में शेयर करिए। जो भी दोस्त किसी भी एग्जाम की तैयारी, ये जो 50 प्रश्न है हिस्ट्री के, ये आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियो पे, और जुड़ने के लिए क्या क्या करना है आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उसे ज्वाइन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।